नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप इस कोरोना काल में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। और हम जो है यहाँ पर संसद के ही टॉपिक को, संसद की ही सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दोबारा से आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कि हम संसद के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कि संसद के बारे में हमने एक पहले भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे संसद के बारे में जानेंगे दोस्तों। संसद के बारे में हमने पता कर लिया था कि संसद को कितने भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है और यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा के बारे में हम इसकी संरचना के बारे में बात कर रहे थे। तो इसकी संरचना को हमने जान लिया था दोस्तों। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं संसद के बारे में कि संसद के बारे में क्या क्या यहाँ पे और आगे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले संसदीय विशेष अधिकारों के बारे में कि संसद के विशेष अधिकार क्या क्या हैं। और इससे पहले एक बार आप जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं संसदीय विशेष अधिकारों के बारे में। तो संसदीय विशेष अधिकारों के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना संसदीय विशेष अधिकारों के बारे में जो बताया गया है वो हमारा अनुच्छेद 105 में बताया गया दोस्तों। यानी कि 105 जो हमारा अनुच्छेद है यह हमें बताता है संसद के विशेष अधिकार, यानी कि संसद के क्या क्या विशेष अधिकार हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संसद के सदस्यों के कार्यों की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और प्रभावितता सुनिश्चित करने के लिए संसद को विशेष अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई क्यों विशेष अधिकार दिए गए हैं? ताकि संसद जो है वो एक प्रकार से स्वतंत्र तरीके से, ठीक है, और स्वयं ही, ठीक है, स्वतंत्र तरीके से स्वयं जो है किसी के प्रेशर में ना आकर, किसी के दबाव में आकर अपने कुछ अधिकारों का उपयोग करे या फिर स्वतंत्र निर्णय ले, उसके लिए जो है संसदीय विशेष अधिकार यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे नोट में बताया गया है कि संसद का एक भाग होने के बावजूद संसदीय अधिकार राष्ट्रपति के लिए लागू नहीं होते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि संसद के कितने भाग हैं, तो 3 भाग बताए थे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसदीय विशेष अधिकारों में अब क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है कि संसद का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें संसदीय विशेष अधिकारों को लागू नहीं किया जाता, या संसद का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पे संसदीय विशेष अधिकार लागू नहीं होते। तो राष्ट्रपति संसद का एक ऐसा भाग है जहाँ पे संसदीय विशेष अधिकार लागू नहीं किए जाते दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे संसदीय विशेष अधिकारों के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो संसदीय विशेष अधिकार 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, सामूहिक और दूसरे कौन से हैं? दूसरे होते हैं व्यक्तिगत। पहले जो है वो है सामूहिक और दूसरे हैं व्यक्तिगत। सामूहिक मतलब समूह में और व्यक्तिगत मतलब अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे सामूहिक विशेष अधिकारों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि समूह में, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद, कार्यवाही और प्रकाशित करने अथवा अन्यों को इस प्रकाशित न करने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि अपनी रिपोर्ट पेश करने, ठीक है, वाद विवाद करने, ठीक है, अपनी रिपोर्ट पेश करने या फिर उसको प्रकाशित न करने या फिर प्रकाशित करने, इसके बारे में एक प्रकार से संसदीय सदस्यों को ये विशेष अधिकार दिया गया कि वो अपनी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं, वो वाद विवाद कर सकते हैं, ठीक है, वो कार्रवाई में या अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित कर सकते हैं। तो ये अगर कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करनी है तो एक समूह के द्वारा की जाती है, ये एक व्यक्ति को के द्वारा ये कार्य नहीं होता। दूसरा कार्य क्या है? अपनी कार्रवाई के से अतिथियों को बाहर करना अथवा गुप्त बैठक करने का अधिकार, यानी कि गुप्त बैठक करने का अधिकार है, ठीक है। जो सदस्य हैं सामूहिक रूप से गुप्त बैठक कर सकते हैं। अपनी कार्रवाई के संचालन, कार्य व प्रबंध इत्यादि के लिए नियम बनाना, अपनी कार्रवाई के लिए अलग अलग नियम बना सकते हैं, ठीक है। गुप्त या हम सामूहिक विशेष अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया है वो बताया गया है कि सामूहिक विशेष अधिकार में कि न्यायालय द्वारा सदन की कार्रवाई की जांच नहीं की जा सकती। न्यायालय के द्वारा, यानी कि कोर्ट के द्वारा जो है, कोर्ट के द्वारा सदन की कार्रवाई की जांच नहीं की जा सकती दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि सदन के पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है, और न ही कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जब तक पीठासीन अधिकारी कौन होता है? जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति,
ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं व्यक्तिगत विशेष अधिकारों के बारे में। व्यक्तिगत नाम से ही हमें पता चल रहा है कि व्यक्तिगत विशेष अधिकारों के बारे में अगर हम बात करें तो वो थे समूह के अनुसार, और ये एक व्यक्ति सदस्य को संसद की कार्रवाई के दौरान कार्रवाई चलने से 40 दिन पहले व 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये उनका एक व्यक्तिगत विशेष अधिकार है। जो भी संसद का सदस्य है उसको यह व्यक्तिगत विशेष अधिकार है कि वह संसद की कार्रवाई चलने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उनको बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये व्यक्तिगत विशेष अधिकार है। संसद में भाषण देने की उसको स्वतंत्रता है, वो व्यक्तिगत विशेष अधिकार है। और संसद के सत्र के दौरान किसी लंबित मामले में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की उन्मुक्ति जो है इसको प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 क्या थे? व्यक्तिगत विशेष अधिकार। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि संसद में पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं दोस्तों। संसद में या कौन पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? तो लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति व उपसभापति। मैंने आपको पहले ही बताया था कि संसद में पीठासीन अधिकारी लोकसभा में अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। तो सबसे पहले इसके निर्वाचन के बारे में बात करें, इसको हम बोल सकते हैं लोकसभा स्पीकर। निर्वाचन के बारे में बात करें तो पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जैसे ही लोकसभा का गठन होता है, गठन होने के बाद जो पहली बैठक होती है, इस पहली बैठक में ही लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही दोस्तों किसका चयन होता है? अध्यक्ष का चयन होता है। ठीक है, पद से हटाया कैसे जाएगा कि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों से बहुमत से संकल्प पारित करके इसको हटाया जा सकता है। कि लोकसभा में उस समय, जिस समय तत्कालीन सदस्य लोकसभा में उस समय जब इसको हटाया जाता है, तो जैसे विधेयक लाया जाता है तो जो तत्कालीन सदस्य होते हैं, उस समय के जो सदस्य होते हैं, उनका जो है तत्कालीन समस्त सदस्यों कंप्लीट समस्त सदस्यों के बहुमत से जो है इसको हटाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 14 दिन पहले इसकी सूचना उसको देनी पड़ती है। 14 दिन पहले हटाने से या कोई भी विधेयक लागू करने से या कोई भी विधेयक शुरू करने से 14 दिन पहले उसको सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे विधेयक लागू किया जाएगा, आपको हटाया जाएगा। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को मत देने का अधिकार नहीं है दोस्तों। ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष को मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मान लो लोकसभा में अगर हम बात करें, लोकसभा में पक्ष और विपक्ष में वोटें पड़ी हैं, मान लो 10 पक्ष में पड़गी और 10 वोटें विपक्ष में पड़ी हैं दोस्तों, तो अब ये टाई हो गया। ठीक है, अब टाई हो गया कहने का मतलब पक्ष और विपक्ष में समान वोट गिरी हैं, तो इस स्थिति में वह निर्णायक मत देने का उनको अधिकार प्राप्त है, वह निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में कि लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियाँ, उनके स्रोत क्या क्या हैं। तो उनके स्रोतों के बारे में यहाँ पे बात करें तो उनका सबसे पहला स्रोत है भारत का संविधान। दूसरा है लोकसभा की प्रक्रिया तथा संचालन के नियम कि लोकसभा की प्रक्रिया व संचालन के नियम क्या हैं। और तीसरी है संसदीय परंपराएं कि संसद में कौन सी परंपरा के अनुसार कौन कौन से उनसे कार्य करवाए जाते हैं। तो ये 3 मुख्य जो स्रोत हैं, सबसे पहला भारत का संविधान, दूसरा लोकसभा की प्रक्रिया तथा संचालन के नियम, और तीसरा संसदीय प्रक्रियाएं। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना इसकी भूमिका, शक्ति व कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले नियम अनुसार सदन की कार्रवाई का संचालन सुनिश्चित करना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लोकसभा कि सदन की जो कार्रवाई है, लोकसभा सदन की जो कार्रवाई है, उसका संचालन कौन सुनिश्चित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कोरम गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करना भी इसका कार्य है। कोरम क्या होती है दोस्तों? ध्यान रखना अगर सदन में 100 सदस्य हैं टोटल, ठीक है, तो 100 का 1/10, अगर हम यहाँ पे बात करें 100 का 1/10 सदस्य अगर सदन में उपस्थित नहीं होते हैं, या टोटल सदस्य संख्या का 1/10 अगर सदन में सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि कोरम या गणपूर्ति में कमी है और इसीलिए उस दिन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जैसे 250 सदस्य हैं और इसका
1/10 हुआ कितना दोस्तों, 25। अगर 25 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तो उस दिन की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। बराबर मत होने पर निर्णायक मत देना, ये भी जो है इसी का कार्य है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, ध्यान रखना दोस्तों, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अगर लोकसभा व राज्यसभा में कोई भी विधेयक लागू किया जाता है या कोई भी विधेयक लाया जाता है, तो उसमें जब एक सदन असहमत होता है, सहमत नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में या उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ज्वाइंट सेशन होता है। और लोकसभा राज्यसभा का दोनों का जो ज्वाइंट सेशन है, ये जैसे ही ज्वाइंट सेशन होता है तो इसकी अध्यक्षता हमेशा और हमेशा कौन करता है दोस्तों, हमेशा और हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। हाँ, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है बच्चे, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि जो ज्वाइंट सेशन है, जो हम ये बोलते हैं कि भाई संयुक्त बैठक कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है, लोकसभा में ऑर्गेनाइज की जाती है या फिर राज्यसभा में या फिर कहीं और। कहने का मतलब ये है कि जो संयुक्त बैठक जो होती है दोस्तों, संयुक्त बैठक जो होती है, संयुक्त बैठक कहाँ पे बुलाई जाती है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में या फिर कहीं और। कहीं और तो इसका मतलब कहाँ पे बुलाई जाती है, लोकसभा में बुलाई जाती है या फिर राज्यसभा में, इसका जो है कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है। धन विधेयक का निर्धारण, धन विधेयक का निर्धारण भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है दोस्तों, ठीक है। दल बदल के आधार पर संसद के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा के सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करेगा, जितनी जो संसदीय समितियां हैं इनके अध्यक्ष पदों की नियुक्ति भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों। उसके बाद हम आगे यहाँ पे बात करते हैं स्वतंत्रता व निष्पक्षता, ठीक है। तो स्वतंत्रता निष्पक्षता में यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि अगर हम यहाँ पे वरीयता के आधार पर देखें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष 7वां पायदान पाया जाता है लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा अध्यक्ष का जो संविधान में अगर हम बात करें तो संविधान में 7वां पायदान है, 7वें नंबर की पोस्ट है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इसकी इस शक्तियों के बारे में बताया, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि वेतन भत्ता संसद के द्वारा इसका निर्धारित किया जाता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो हमारा निम्न सदन है, यानी कि जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में ब्रिटेन व भारत में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या जो है अंतर है। तो अंतर के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें अंतर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ब्रिटेन में अध्यक्ष को अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है, जबकि भारत में अध्यक्ष को अपने दल की सदस्यता नहीं त्यागनी पड़ती। यानी कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष को वहाँ से हटाया जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि अपने दल से उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, मतलब पार्टी से ही त्यागपत्र देना पड़ता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब हम यहाँ पे उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, और उपाध्यक्ष में हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस के बारे में। तो अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस यहाँ पे क्या क्या हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ही लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह अध्यक्ष के पद को धारण करता है, ठीक है। बाकी परिस्थितियों में वह सामान्य संसद के सदस्य के तौर पर ही कार्य करता है। उसके बाद आगे बताया गया है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग से शपथ नहीं लेते, ये बात थोड़ी ध्यान रखना। अध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष हो, वो हमेशा और हमेशा अध्यक्ष पद की शपथ कभी भी नहीं लेता, वो एक संसद के सदस्य के तौर पर शपथ लेता है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे सभापति के तौर पर यहाँ पे जो राज्यसभा का सभापति होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, राज्यसभा का सभापति हमेशा और हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। देश का जो उपराष्ट्रपति, देश का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वही हमेशा राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह सभापति नहीं होता। जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा तब उपसभापति जो होगा वो सभापति के तौर पर कार्य करेगा दोस्तों। सभापति के पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटाया दिया गया हो, ठीक है। जब उसको उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जाएगा तभी वह सभापति के पद से हटेगा, अन्यथा वह सभापति
पर ही जो है या सभापति के पद पर ही बना रहेगा दोस्तों। सभापति की भूमिका लगभग लोकसभा अध्यक्ष के समान ही होती है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हमने जो बात की, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके विद हितेश सर को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।